सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नेताओं में से एक राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रमोद तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं। वे पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय धर्मेंद्र ठाकुर जी, प्रवक्ता भाई नितिन भंसाली जी, प्रवक्ता भाई प्रकाशमणि वैष्णव जी, सिंधी अकादमी के अध्यक्ष भाई राम बिरलानी जी, रायपुर नगर निगम के पार्षद भाई प्रमोद मिश्रा जी उपस्थित हैं। आप सबका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, श्री प्रमोद तिवारी जी आप सबको संबोधित करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे उनसे आग्रह करूँगा कि वे अपना पत्रकार वार्ता को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय के अंदर दोबारा आपके बीच आने का मौका मिल रहा है और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था तो आपके दूसरे दिन और उस दिन से शुरू हो गया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भरपूर कवरेज दिया था, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद देने के पीछे मंशा ये है कि एक बार फिर धन्यवाद देने का मौका आप दें, जिससे मैं आऊँ तो आपको फिर से धन्यवाद दूँ। नवरात्र का बड़ा पावन पर्व है। कहा जाता है कि ये बहुत ही धार्मिक रूप से कर्म के रूप में पवित्र ये 9 दिन होते हैं, शक्ति के, ध्यान के, ज्ञान के। तो मैं आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसके साथ कहना चाहता हूं, लगभग सभी राज्यों में जाने का मौका मिल रहा है। चुनाव और धीरे धीरे आज ये आधुनिक संचार के युग में काफ़ी फीडबैक आप लोगों से मिल जाता है। जो मित्र जाते हैं दिल्ली से, विभिन्न राज्यों में होके आते हैं, उनसे बहुत कुछ मिल जाता है। लगभग एक राय बनती जा रही है। होता है राजनीति, एक यूं और फिर ये गिरावट। तो भाजपा के बारे में इन 5 राज्यों में, एक में तो है ही नहीं है, मिजोरम में 1 सीट है, 4 राज्य जो बचे और वो 1 सीट जो है, मणिपुर का इम्पैक्ट ऐसा पड़ रहा है कि शायद भाजपा वहां शून्य पे आ जाए। ये शुभ लक्षण है कि तेलंगाना में, जिसने जन्म दिया था तेलंगाना को, सोनिया गांधी जी गई थी। एक ऐसी बयार वहां चल निकली है कि शायद कांग्रेस की वहां जबरदस्त वापसी हो। जबरदस्त इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी आज इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको बता सकूं बहुमत के बाद कितना, पर वहां भाजपा विलीन सी हो गई है। वो ये नहीं तय कर पा रही है कि वीआरएस को समर्थन दे जिससे कांग्रेस को रोक सके या खुद लड़े। छत्तीसगढ़ मुझसे बेहतर आप जानते हैं। यहाँ बघेल सरकार के वापसी में कोई बाधा दिखाई नहीं पड़ रही। बघेल सरकार की वापसी हो गई। मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं लड़ रही है, वहां की जनता का प्रदर्शन क्या है कि भाई शिवराज को पूछना पड़ रहा है, भाइयों बहनों बताओ
मैं लड़ूं या ना लड़ूं, इतना तय है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो बहुत याद आऊंगा। अब उन्होंने बात ही शुरू कर दी जब मैं नहीं रहूंगा, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। राजस्थान, जहां से मैं सांसद हूं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मैं राजस्थान का कर रहा हूं, मैंने काफ़ी व्यापक रूप से राजस्थान को देखा है। पहली बार वहां है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं गहलोत सरकार के खिलाफ, और गहलोत सरकार दोबारा वहां वापस आएगी। हमने तो अपने झगड़े सुलझा लिए, पर उनके झगड़े अब बढ़ गए। राजस्थान की ये 5 राज्यों की पिक्चर है, तस्वीर है। चूंकि मैं आज आपके बीच में हूं, तो मैं यही कह सकता हूं, कल रात में भी बहुत देर तक मैं भी मैच देखता रहा, क्योंकि मैच भारत बांग्लादेश का था। और एक स्टेज पे तो कभी ऐसा नहीं लगा हम हार जाएंगे, लेकिन फिनिश ऐसी होगी, ये शायद आशा बहुत कम लोगों को रही होगी। तो मैं यही इसको अगर क्रिकेट की भाषा में कहूं तो 5-0 से भाजपा की हार तय। 4 राज्यों में हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मिजोरम में अगर हम अपने दम पे नहीं बना पाए तो अलायंस के साथ बनाए, पर 5 राज्यों में भाजपा कहीं वापसी की राह पे नहीं, जिसका जिक्र हो रहा था राजस्थान, वहां भी। अब वो घबराहट है, तो जितने सूरमा थे, जितने सेनापति थे, उनको युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। आपके यहाँ भी कुछ सांसद चुनाव लड़ रहे, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में थे ही नहीं तो रिपीट करने का सवाल नहीं, मिजोरम में रिपीट करें। ये एक तरह से केंद्रीय मंत्रियों को उतार देना, ये घबराहट प्रदर्शित करता है भारतीय जनता पार्टी। पर मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो नेतागण आते हैं बड़े बड़े, एक तो यहां पढ़े, ज्यादा समय दे रहे हैं, और ये कहा जाता है दिल्ली की राजनीति में कि जो राज्य हार रहा होता है उसमें अमित शाह जी को भेज दिया जाता है कि वो चुनाव की तैयारी न करें, चुनाव के बाद की तैयारी करें। मेरा मतलब, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। तो यहां भी पढ़े, तो चुनाव के लिए नहीं, चुनाव के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, वो ऐसा निर्णायक बहुमत देगी कि अमित शाह की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनके बूते का नहीं होगा। मैं सिर्फ इन नेताओं को आज आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, भाई भाजपा वाले आओ, पर ये तो बताओ तुमने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है। ईडी सीबीआई छोड़ दो, तो छत्तीसगढ़ के लिए किया क्या है आप? उन योजनाओं को बताओ कि 5 साल में हमने ये छत्तीसगढ़ को दिया। और मैं दूसरी बात कहता हूं, करीब जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर मैं दे रहा हूं आपको, मैं चाहूंगा इसका इस्तेमाल करें आप। राष्ट्रीय 65 पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के तमाम मद होते हैं, उनमें 65 पुरस्कार मोदी सरकार ने बघेल सरकार को दिए। 65। तो जब जिस राज्य को आप अपने विरोधी राज्य को 65 पुरस्कार दे रहे हो, उसके खिलाफ आपकी बोलने की नैतिक साहस कैसे हो? नैतिकता के नाते आपने भेदभाव तो नहीं किया होगा अपने विरोधी से को, जब आप उसका ड्यू नहीं देते, अनड्यू तो नहीं दिया होगा। और वो 65,
तो फिर आज किस मुंह से बोलने आए हो बघेल सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ? ये मेरी तरफ से एक प्रार्थना है आपसे कि इसको महत्वपूर्ण ढंग से देखें। मैं खास तौर से एक दो बातें अपनी तरफ से जरूर रखना चाहता हूं और ये आरोप लगाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो ड्यू था छत्तीसगढ़ का वो नहीं दिया। सौतेला व्यवहार छोटा शब्द होगा। ईडी सीबीआई के अलावा जो एक राष्ट्रीय सरकार दे सकती है वो नहीं दिया। हां, बहुत सी चीजें हमसे ली। अब वो एक मुद्दा है, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जो रमन सरकार में दोषी थे उन्हीं को फिर से टिकट दिया और वो बना रहे हैं। 16-17 तमाम और लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको टिकट दिया है। वो सब अपनी जगह है, लेकिन एक चीज जरूर, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा पनामा क्या है और पनामा कहाँ है और पनामा का क्या है, पर एक चीज तो जरूर कहूंगा, कर्नाटक का चुनाव इस देश की राजनीति में हमेशा निर्णायक होता है। इंदिरा जी भी जब 77 में गई थी तो कर्नाटक और आंध्रा की सरकार के बनाने के बाद ही वापस आई थी 80 में। जब वहाँ का चुनाव हुआ था हम लोग जीत गए थे और यहाँ जनता पार्टी की सरकार थी। तो देखिए आंध्रा का क्या है, तेलंगाना, आंध्रा डिवाइड करके तेलंगाना आंध्रा हुआ, तो तेलंगाना से गुड सिग्नल्स आ रहे हैं। कर्नाटक हम जीत चुके हैं, तो ये कुछ इतिहास अपने को दोहरा रहा है। पर कर्नाटक में एक चीज जो हम कहते हैं वो मत मानिए, पर जो आरएसएस कहे वो तो थोड़ा बहुत उस पर बल दीजिए। ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा है, जो इनका मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर ने लिखा है कि मोदी जी का लोगों को ना चेहरा पसंद आया, जिसे मैं अगर हिंदी में कहूं तो ना मुफड़ा पसंद आया ना दुफड़ा पसंद आया, बहुत रोए वहां, फिर भी जनता नहीं पसीजी। और जितनी रैली यात्राएं 50-50 किलोमीटर लंबी प्रधानमंत्री की इतनी किसी ने नहीं की। और अमित शाह जी भी लगे हुए थे चुनाव के बाद के इंतजाम में। ऐसा कुछ हुआ कि तुरंत भाग आए, क्योंकि उस चुनाव के बाद जनता ने इस काबिल उनको नहीं छोड़ा था कि वो प्रयास भी करें। तो ऑर्गेनाइजर ने ये लिखा है कि अब हमको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। शब्द चिंतन का इस्तेमाल किया उन्होंने कि मोदी अकेले चुनाव जितवा नहीं सकते हैं, हमें कुछ और अब सोचना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो आरएसएस की आत्मा प्राण सब कुछ जो कह लें, मेरा अपना अंदाजा है कि 3 दिसंबर को जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा और फिर ढलेगा, चढ़ते वक्त तिरंगा होगा, ढलते वक्त भाजपा दुरंगा होगा। और शाम तक जो परिणाम आएंगे वो जैसा मैंने कहा है, 4 जगह क्लियर मेजॉरिटी और 1 जगह शायद जरूरत पड़े संभावनाओं के साथ मिलोगे। एक बात, आप लोग पत्रकार हैं, 90% से ज़्यादा यहीं के रहने वाले हैं, मूलतः रायपुर के ना हो तो छत्तीसगढ़ या आसपास के होंगे। क्या राजनीति का ऐसा भयानक स्वरूप आपने कभी देखा था? जिस बेशर्मी के साथ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग यहां किया जा रहा है, क्या राजनीति में अब कोई गरिमा नहीं बची? राजनीति में अब कोई
तब इस बेशर्मी के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। आज भी सुना है, चालू है। कुछ भी करें, जनता से बड़ी ना ईडी है, ना सीबीआई है। जनता इसको देख रही है और इस अपमान का बदला लेगी। हमारी बुकलेट भी है, हमारी तरफ से बहुत चीजें छप के भी दी गई हैं। और आज आप आंकड़े मत लिखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इसकी कॉपी आपको देके जाऊंगा। मैं सरसरी तौर पे बोल दूंगा, वरना तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और खुद यहाँ की सरकार ने ये रखे हुए आपके पास। जैसे हितग्राहियों के खाता में सीधे सीधे तौर पर 1,75,000 करोड़ रुपए जमा कराया गया है। जो अकाउंट है उसको कोई झुठला नहीं सकता। वादा था, पिछले चुनाव में मैं आया था, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीसीसी में की थी, बिल्डिंग बदल जाए बात है। तो उस समय हमारा वादा था 2,500 रुपए हम धान का देंगे। अब तो 2,600, 2,800 तक ही चला जाएगा। आज भी जो हम हैं 26 से 40 और 26 से 60 तो हमने निर्धारित कर दिया। 2,500 भूल गए, जो हमने कहा था उससे कहीं आगे निकल गए। और ये सब जोड़ जाड़ के लगभग 2,800 के आसपास जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ 27 लाख किसानों को मिल रहा है। प्रति एकड़ 9 से 10,000 की इनपुट सब्सिडी किसानों को मिल रही है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर, जो इस देश का सबसे बड़ा कलंक और चिंता का विषय है, वो अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ है। उसका आधा बल्कि। और इस बार किसानों को धान की कीमत तो मिल रही है, ये भी मैंने आपसे कहा। 25 बेरोजगार युवाओं को 25 रुपए भत्ता वाला, आपको मालूम ही है। बिजली बिल हाफ की गई, इसका फायदा 44 लाख नागरिकों को हुआ। 4,000 करोड़ की बिजली बिल कांग्रेस सरकार ने माफ किया। और राजीव गांधी कृषि भूमि में 7,000 रुपया दिया जाता है सालाना। यहाँ की 2 योजनाएं बड़ी पॉपुलर हो रही देश में। एक तो वो गौमूत्र, गोधन जिसको आप कहेंगे, वे तो सीधे उसको, और गोबर, ऐसा यूटिलाइजेशन सिर्फ बघेल सरकार ने दिया और किसी ने नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज देश के श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री, मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देश के श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री के तौर पे बघेल साहब का नाम दिया जाता है। मतलब जो एक समस्या थी, और एक वो जो गले में बांध रहे हैं जिससे एक्सीडेंट ना हो, रेडियम वाला, क्या है वो, गायों में जो बांधा जा रहा है जानवरों में, रेडियम पट्टा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बाबा के राज में जब हो रहा है तो मोटरसाइकिलिस्ट का और कार का हो रहा है। साइकिल वाले भी अब लड़ाई इतनी हो गई हैं। यहाँ ये 3 सुधार मैं तो यहाँ से बनाऊंगा, बाबा सुन ले, कुछ कर दें उत्तर प्रदेश में कि अभी 3 साल तो दुर्भाग्य से रहेंगे वो, तो इस बीच में कर लें। तो ये सब है, मैं आपको दे रहा हूं। और एक बात पे जोड़ देके मैं ये वाली बात खत्म करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच बघेल साहब। गुजरात को आपने पीटा है। गुजरात में कैसे, मैं एक फिगर दे रहा हूं आपको, मैं 3-4 बार गुजरात गया हूं। गुजरात में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यही हालत वहां हॉस्पिटल की। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो आप ताजुब करेंगे, सरकारी स्कूलों में ताला सा बंद हो गया, प्राइवेटाइजेशन हुआ है। और यहां पे जो ये योजना लाए हैं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, ये अपने आप में एक अनुपम है। ये और किसी प्रदेश में इतनी पॉपुलर नहीं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा बघेल साहब को और पूरी सरकार को। और फिर वही बात मैं कहूंगा कि जिस सरकार को आपने 65 फील्ड में, 65 फील्ड्स में नेशनल अवार्ड दिया हो, उसके खिलाफ बोलने की जरूरत और हिमाकत नहीं करनी।
और इसीलिए जनता सुनेगी नहीं। एक बात खास तौर से मैं और कह के फिर आपको आमंत्रित करूंगा। गृह मंत्री जी आए थे। वैसे तो हर मंत्रालय में कुछ न कुछ होता है, पर आई थिंक द मोस्ट वेल इन्फॉर्म मिनिस्ट्री कोई होती है जिसका इनपुट होता है तो होम मिनिस्ट्री होती है। अब यहां बोल गए हैं वो, और मैं ये सवाल उनसे पूछता हूं, दोबारा आएंगे तिबारा आएंगे जरूर पूछिएगा, कि आप कह रहे हैं कि एनएमडीसी ने नगर नार में 27,000 करोड़ का जो स्टील प्लांट बना था, जिसमें तमाम आदिवासियों बस्तर वासियों की जमीन छीनी गई थी। अब यहां अमित शाह जी बोल गए हैं कि बस्तर का एनएमडीसी संयंत्र नहीं बेचा जाएगा। जब उन्हें लगा बड़ा विरोध हो रहा है तो उन्होंने यहां घोषणा की है, जिसे मैंने पेपर्स में पढ़ा है, हमें पीसीसी ने भी बताया है। मैं आपको सारे वो दे रहा हूं डॉक्यूमेंट, कब कैबिनेट वो भी दे दूंगा, ये खास तौर से मैं आपको भी दे दूंगा, आप उससे चेक कर लीजिएगा। गवर्नमेंट का डिसीजन, कैबिनेट का डिसीजन, ये 40-50 पेज, इसलिए मैं कॉपी नहीं करा रहा हूं। जिसको लेना हो पीसीसी से ले लेगा, और रिलेवेंट हम आपको अभी को दे दीजिएगा, जिसे आप क्लिक करके निकाल सकते। इसमें डिसीजन है जो विनिवेश होंगे, जिनको दिया जाएगा, जिनमें एक बहुत चर्चित उद्योगपति का नाम चल रहा है। तो क्या गवर्नमेंट अब ठेकेदार हो गई कि छीनेगी जमीन आदिवासियों से, किसानों को, जनता के पैसे से बनाएगी 27,000 करोड़ की लागत से, और फिर किसी पूंजीपति की तिजोरी में इसका मालिकाना हक पहुंचा देगी। फिर से मैं कह दूं, जमीन आदिवासियों की, गरीबों की सरकार लेगी इस नाम पर कि वो सरकार के लिए बना रही। और जब बना रही थी तो विरोध इसलिए कम हुआ कि सरकार का, और जब बना लिया तो 27,000 करोड़ के पूंजीपति को दिया जा रहा है। और यहां झूठ बोला जा रहा है, मैं कह रहा हूं जैसे मैं लहरा कर दिखा रहा हूं कि ये है कैबिनेट डिसीजन का डिटेल, जिसमें ये बेचीकरण में है, वैसे वो भी दिखाएं कि ये निरस्तीकरण इस आदेश का जो है ऐसे दिखाएं, और आपको साहस करके दें कि हां बेचा जाए। और मैं फिर एक बार बधाई दूंगा बघेल जी को और उनकी सरकार को, उन्होंने ऑफर किया है कि अगर बेचना है तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार को दे। लेकिन एक शर्म हया खत्म हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। एक शर्म हया खत्म हो जाए। हम कह रहे हैं कि ये है जिसमें आपने निर्णय लिया है। आप बताइए ना, मीडिया के माध्यम से बताइए कि जिसमें आपने आदेश जारी किया है कि अब हमने अपना वो कैबिनेट डिसीजन, वो नोटिफिकेशन विड्रॉ होना से जानू, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। और आप यहां बोल रहे हैं, खास तौर से मैं इसीलिए आया कि ये दिखाएं कि जनता के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो छल और धोखा है, ये डिटेल, इसकी कॉपी तो मैं दे दूंगा जो मैं कह रहा हूं, और वो जो कहें वो मुझे जरूर भेज दीजिएगा। तो फिर मैं कहूँगा, मतलब इतना बड़ा झूठ शायद उनको मालूम नहीं था कि निकाल के लाया जाएगा और दिखाया जाएगा। ये मैंने दिखा दिया, आप लोग देख भी लें। और मैं तो आपके बीच में बोल रहा हूँ, सारे कैमरे चल रहे हैं, तो मेरी कोई बात वापस भी नहीं हो सकती। तो मैं चुनौती देके जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ की धरती पे, साफ साफ बताइए, बंद करिए झूठ बोलना। अब झूठ नहीं चलेगा। 15 लाख बहुत लोगों ने दिन इंतजार किया, अब आप पे कोई विश्वास नहीं करता। 2 करोड़ पे अब आपको कोई विश्वास नहीं करता कि नौकरी हर साल मिलेगी। जो थी वो भी कम हो गई, गरीबी रेखा के नीचे लाएंगे। 22% गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ऊपर चले गए।
ये तो बघेल सरकार का है जिसने गरीबी की रेखा से उठाया और फिगर दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। तो अब आपको कहा मोदी जी ने था और अमित शाह जी ने कहा भाई बहुत सी बातें तो चुनाव में बोल दी जाती हैं, वो जुमले होते हैं, अब उसको बहुत गंभीरता से न लीजिए। ये 15 लाख वाले को उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे, जो दुनिया का नया आंकड़ा आया है इसके अनुसार तो काला धन अब और बढ़ गया। पनामा से रिश्ता तो पुराना है छत्तीसगढ़ का, लेकिन और बढ़ गया है। तो मैंने अपनी बात कही, बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना। मैं समझता हूँ जितना मैंने बोला है, जरूर साहब, कहाँ भाग के जाऊँगा, सवाल पूछूंगा, लेकिन जितना मैंने बोला है उतना आज के लिए काफ़ी है। फिर भी सवाल पूछूंगा एक एक करके। अन्ना दीदी बोलना चाहते हैं। दिवाली है, एक 12 तारीख को और 17 का दिवाली है, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को बनेगी और तीसरी दिवाली जो है राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तो बनेगी। इसके पीछे भाव क्या देख रहे हैं? मैं 2 दिवालियों पर अभी से आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। दिवाली मनेगी, मैं रहूँ ना रहूँ, यहाँ पर शिवराज जी वाला रहूँ ना रहूँ नहीं, मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं होगा तो अभी से आप सबको दशहरे की, दुर्गा पूजा की, तो वो दिवाली का एक जवाब। दूसरी दिवाली का राम जन्मभूमि का होगा। भाजपा सरकार दावे से कह रहा हूं कभी राम मंदिर बनाना नहीं चाहती थी, मैं तो अवध क्षेत्र का रहने वाला। वो उनके लिए वो था एटीएम कि हर चुनाव के पहले उसमें से माल निकाल लेते थे। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को, जिसने फैसला दिया और मजबूर किया कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि का मंदिर बनाए, वरना भाजपा कभी बनाना नहीं चाहती थी। वरना बनाना तो तब हम मानते जब ये संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट में ले आते, जो इन्होंने 1991 और 93 में उत्तर प्रदेश की घोषणा पत्र में कहा था हम कानून बनाएंगे और मंदिर बनाएंगे। तो कानून बना के अगर मंदिर बनाते तो भाजपा को हम बधाई देते। अब तो हम बधाई देंगे भारत की 140 करोड़ जनता की भावनाओं का और सुप्रीम कोर्ट। ये मेरा एक सवाल है कि निजीकरण इस पैमाने पर कौन मोदी और साथ कर रहे हैं, इस पैमाने पर क्या कर रहे हैं? देश के संसाधनों निजीकरण। इस तरीके से निजी हाथों में सौंप रहे हैं, खासकर अपने तो क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो सरकारीकरण होगा उन सब क्षेत्रों का जहाँ ये संसाधनों को इस देश का देश में। अच्छा ये बताइए, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि अरबों की संपत्ति लाखों में बेची जा रही है और 2 समूह का नाम लेते हैं, ज़्यादातर हवाई जहाज हो, सी पोर्ट हो, जमीन के अंदर हो, जमीन के अंदर तक माइंस जो बेची गई हैं ये तो जमीन के अंदर है ना। तो धरती, स्वर्ग, पाताल सब बेच दिया मोदी सरकार ने। तो क्या कांग्रेस सरकार चुप बैठी रही? ये बिका हुआ, ये जनता का बिका हुआ नहीं, डकैती डाली गई और सरकार ने डकैती डलाई गई। जैसे ये अभी मैं कह रहा था, आप सब बनाओ आप सरकार और चलाने को दे दूसरा, तो क्या सरकार चुप रहेगी? राहुल गांधी ने क्या कहा? यही तो कहा है। आपने आरएसएस की चिंतन की बात की, आप क्या मानते हैं कि मोदी जी का ग्राफ आरएसएस के पैरामीटर से नीचे गिर चुका है और आरएसएस और भाजपा में दरार आ गई? देखिए, दरार वाली बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन आकलन तो है। और कहाँ छपा है, मैं अखबार का नाम ले रहा हूं, आप दरबार जो मुखपत्र है आरएसएस का, जब वो स्वयं मानते हैं, लिखते हैं, सार्वजनिक करते हैं कि अब मोदी जी का चेहरा अकेले, शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, अकेले जिताऊ नहीं रहा, तो आरएसएस का अगर आकलन है तो मुझे पूरा अधिकार इसको कोट करने का। मैंने आपके बीच में कोट किया। अब वो इस नतीजे पे कैसे पहुंचे, उनका भी एक बड़ा भारी संगठन है। उन्होंने, उनके प्रचारक चुनाव में गांव-गांव जाते हैं, उनका फीडबैक होगा और फीडबैक के आधार पे ही उन्होंने बोला होगा।
तो मैं कैसे आरएसएस की इस बात को झुठला दूं? अगर झुठलाना है तो मोदी जी झुठलाएं और मोदी जी दूसरे आंकड़े दें। पर एक चीज तो तय है, आप इन लोगों से कैमरे से पूछ लीजिए, अब गाड़ी अंदर तक ले जानी पड़ रही है डैश पे पहुंचने के लिए। एक मिनट, गाड़ी अंदर तक ले जानी पड़ रही है। अगर पंडाल खाली हो तो बीच की सड़क से भर जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आकर्षण, जो एक उन्माद मोदी जी का 14 में था, अब नहीं रहा। क्योंकि इतना झूठ बोला है कि एक आध सही भी वो बोल देंगे तो झूठ ही लगता है। साहब जी, जी साहब, हाँ जी, किसका? मोहम्मद। उसके बाद कल जिस उद्योग घराने की मदद का आरोप लगता है, उद्योग घराना बंदे देता है, क्या आपको नहीं लगता कि लोग भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ, संसद सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का नया तरीका शुरू हुआ है? क्योंकि जिस तरह से बिरला जी ने तुरंत उसको संज्ञान में भी ले लिया, मिलता है कि एक शिकायत निशिकांत के खिलाफ लंबित है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या आपको लगा? साहब, मेरा 44वां साल चल रहा है, उम्र का नहीं। किसी न किसी सदस्य का सदस्य, जी आप, हाँ नहीं बोल दीजिए। अब इस तरह नहीं किया जाता कि आप नीचे कुछ बोलें। क्या कह रहे हैं? अब उन्होंने पूछा तो हमने कहा उनका देने पर, ठीक है, तो फिर बोलिएगा नहीं अगर आप सबके सामने नहीं बोल सकते। मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि पार्लियामेंट में आप लोग बता दें, किसी को याद हो तो मैं अपना फिगर करेक्ट कर लूंगा। क्या इतने सस्पेंडेड मेंबर पार्लियामेंट के, इतनी बड़ी संख्या कभी आपने देखी? चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, विरोधी दल का नेता सस्पेंड किया जा रहा है। आज की तारीख में जहां तक मुझे याद पड़ता है 4 या 5 एमपी सस्पेंडेड का मतलब क्या होता था? 3 दिन मैक्सिमम। वो भी जब अराजकता पैदा कर दे, शब्दों से नहीं, अराजकता पैदा कर दे, 3 दिन का सस्पेंशन होता था। कुछ संसद सदस्यों का सस्पेंशन 2-2, 3-3, तीसरा सेशन चल रहा है। अब मैं मोहित्रा जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, कमेटी में है, आएगा। पर हम मोदी जी के खिलाफ सवाल पूछें और गवाही में एक उद्योगपति को पेश करें, तो उद्योगपति को मालूम है ना ईडी सीबीआई क्या होती। फिर भी ये आचार समिति में है, लेट देम डिसाइड। लेकिन एक बात तो है, मैंने अपने 44 साल के राजनीतिक जीवन में सदन स्थगित होते, डिस्टर्ब होते देखा है, तो अपोजिशन करता है। 99.999% अपोजिशन बेल में जाता है, अपोजिशन डिस्टर्ब करता है। पहली बार अपने जीवन में पिछले 3 सेशन से मैं देख रहा हूं कि डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड बाय रूलिंग पार्टी। और तो छोड़िए, यहां तक स्थिति हो गई है कि अब जो राज्यसभा टीवी है, लोकसभा का मुझे जानकारी नहीं है, वहां भी कंप्लेन करते हैं। अब वो दिखाते नहीं अपोजिशन को। हम सब चाहे जितना लगदक होके जाएं, अपनी सूरत नहीं देख पाते, बस वहीं। तो अब मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आपसे कि डेमोक्रेसी का, गिरावट का, संघीय ढांचे का, फेडरल स्ट्रक्चर का, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को और जो विरोधी दल से बोले उसकी आवाज को दबाने का एक घृणित दौर है ये। जी बताइए।
कोई बताइए विश्वकर्मा जी। नहीं, अरे जवाब दूंगा मैं, बोलिए, इस पे दे दूं जवाब ना आपने जो सवाल किया। देखिए, या तो अखिलेश जी का उसके बाद मेरी बात हुई थी, राम गोपाल जी से बात हुई। जब सीट का होता है तो एक पार्टी के अंदर एक सीट पर 3-3, 4-4 दावेदार होते हैं, और जब एक को मिल जाता है तो असंतोष कैसा होता है हम सबसे बेहतर आप जानते हैं। उनकी भी आशाएं अपेक्षाएं हैं, तो जो जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है वो नहीं है। दूसरे दिन उनके यहाँ से क्लेरिफिकेशन प्रोफेसर राम गोपाल लीडर राज्यसभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया। तो जिस चीज का खंडन उनकी तरफ से आ चुका हो उस पर मेरा क्या जवाब हो सकता है, सिवाय इसके कि बहुत नेचुरल ये सब होता रहता है। लेकिन अभी अंतिम दिन न विड्रॉल का आया है न अंतिम नोटिफिकेशन का आया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया इंटैक्ट रहेगा। और इंडिया का जो गठबंधन है उसको खुद अखिलेश ने कहा है कि इस पर कोई आंच नहीं है। आप क्या कह रहे हैं बोलिए, बड़ी देर से इमरजेंसी कर रहे हैं। हाँ बोलिए आप। तो हम भैया उन लोगों में नहीं जो सवाल स्किप करें। उसके पीछे भी कोई राज होगा। कन्फेशन का जमाना है, सरकारी गवाह बनने का जमाना है। बहुत बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं जिसमें लोग सरकारी गवाह बन गए। और जो आप इमरजेंसी कहते हो, उसके बाद कांग्रेस ने इमरजेंसी पे क्षमा भी मांगी, और इमरजेंसी संविधान के दायरे में आई थी, इन दो के तुगलकी फरमानों से नहीं आई थी। सर, ये चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई जैसे कई अब बंद किया जाए ना, अब सवाल बंद नहीं रहा। ईडी का पूरा माहौल बनाने की कोशिश की बीजेपी ने, अब चुनाव जैसे ही नजदीक आया, अब आखिरी जवाब दे क्या? अमित शाह हो चाहे और कोई नेता हो बीजेपी के, लगातार भड़काऊ भाषा दे रहे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। क्या की बात करें? हिंदू मुस्लिम की बात करके गए अमित शाह और हेमंत। अमित शाह से बता दीजिएगा, हिंदू हूं मैं, ब्राह्मण हूं मैं, सनातन धर्म का पालन करता हूं। जरा अमित शाह जी, आप तो जिस समुदाय से उसका नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा प्रतिष्ठित है, अगर सनातन धर्म को आखिरी सवाल का जवाब देकर उठता हूं तो क्या पितृपक्ष में आपने अपनी सूची जारी की? ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार।